हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम सालिक है और आज जो है हम आपके लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो 24 टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उसमें से 24 क्वेश्चंस हर टॉपिक से हमने निकाला है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे आज। ये हमारे लिए दो चीज़ें हैं, एक तो लिटमस टेस्ट का काम करेगा कि बताएगा हमें कितना आता है और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ है खुद में एक जो है ये मॉक सेशन हो जाएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं, तो जैसे ही डिस्प्ले पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और 4 ऑप्शंस आएंगी उसकी, आप थोड़े टाइम के लिए पॉज करेंगे। वो थोड़ा टाइम कितना होगा? 2 मिनट। 2 मिनट है आपके पास ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करने के लिए, तो पर क्वेश्चन 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट बाद चाहे आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सही आंसर आया या गलत आंसर आया, आप जो है ये वीडियो रिज्यूम करेंगे और हम देखेंगे कि जो आपने तरीका किया है इसमें वो अगर गलत है तो सही सिखा जाऊंगा मैं, अगर आपका आंसर सही आया है तो भी हो सकता है कि आप हमारे जो हम अप्रोच ले रहे हैं वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा ईजी हो और कुछ ना कुछ जो है आप सीख के जाएंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये 24 क्वेश्चंस में से अगर आप 18 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं तो मोर और लेस यू आर सेफ। यू जस्ट नीड टू कीप, आपको लिटिल बिट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं। अगर नहीं, अगर आप 18 से नीचे जा रहे हैं, समवेयर बिटवीन 15 टू 18 19 मार्क्स, तो आपको जो है थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस समझ आ गए हैं। और एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर लेसर देन 16-15 मार्क्स, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ये कि अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में, इन केस आपके 16 मार्क्स से कम आ रहे हैं, तो इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि इस सब्जेक्ट की एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की एक खूबी है कि ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल पेपर है इन अ वे कि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको क्वेश्चन के पैटर्न्स करने आ रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि पेपर में आपको वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या रिस्क फैक्टर है कि जो आपने सीखा है या जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, क्या आप उन चैप्टर्स के जो है आंसर्स कर पाएंगे कि नहीं। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में होता है कि आपने पढ़े हैं टॉपिक्स, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया, आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं वीडियो, आप ट्राई कीजिए और 2 मिनट बाद आप रिज्यूम करेंगे और वापस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, करते हैं हम शुरू अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 110 एंड 120 आर प्राइम नंबर्स। इसमें दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर्स एंड प्राइम नंबर्स। हमें पता होनी चाहिए क्या किसको इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है 0 और उसके नंबर लाइन पे राइट साइड में जो नेचुरल नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव्स आते हैं किसके? नेचुरल नंबर्स के, मतलब -1 -2 -3। ठीक है, अब 110 से 120 के बीच में फिर कौन से जो है इंटीजर्स आते हैं? 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 एंड 119। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आते हैं। अब हमें उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है? इनमें से, इन इंटीजर्स में से जो लाई करते हैं बिटवीन 110 एंड 120, हमें देखना है प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले प्राइमरली हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको अगर डिवाइड किया जाए फ्रॉम 1 और द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ इन दोनों नंबर्स के डिवीजन से इसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। बाकी आप किसी भी नंबर से किसी प्राइम नंबर को डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर 0 से ज्यादा आएगा, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 है, 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1s are 7, तो रिमाइंडर आया 0। अगर 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1
7 आर 7, फिर से रिमाइंडर आया 0। अब अगर 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 आर 6, 1 आया रिमाइंडर। इसके बाद अब इसको डिवाइड नहीं होगा, अगर होगा तो पॉइंट्स में जवाब आएगा, तो हमें पॉइंट्स में नहीं देखना होता है। तो इसमें क्योंकि रिमाइंडर 1 आया तो एनीथिंग अदर देन 0 आया ना, तो 7 जो है 7 प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि इसको सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है, जिसमें रिमाइंडर जो है 0 आता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, दोनों जो है इंटीजर और प्राइम नंबर्स भी। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है, इन इंटीजर्स के बीच में देखना है सिर्फ जो है इसमें कितने प्राइम नंबर आते हैं। एक प्राइम नंबर्स आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर ढूंढने के लिए क्या करना है, हमें 1 से हमें डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि सब जो है 1 में आते ही होंगे। उसके बाद हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि 2 से कौन कौन इन चीजों को डिवाइड करेगा। जो जो नंबर को 2 से डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से ऑलरेडी हो रहा होगा और खुद से भी उस नंबर को डिवाइड होगा। उसके बाद अगर तीसरी जो है कंडीशन ये हो गई कि 2 से डिवाइड हुआ, तो उसके बाद मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, अब 2 से हर इवन नंबर को डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमें पता है, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 8 हो, 12 हो, ये सारे वो नंबर्स है जिनको 2 से डिवाइड होगा। ये जनरल रूल है 2 के लिए। तो इसमें जितने भी इवन नंबर्स है फिलहाल हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। 112 इवन नंबर है, 114 इवन नंबर है, 116 इवन नंबर है, 118 इवन नंबर है। ये जो 4 नंबर्स है फिलहाल अब ये प्राइम नंबर्स नहीं है। अब हमारे पास बचे 111, 113, 115, 116, 119। अब हम देखेंगे कहीं 3 से तो नहीं इनमें से किसी को डिवाइड होता है। 3 का क्या रूल है डिवाइड होने का, जो नंबर है अगर उसमें जो नंबर, उन नंबर्स का अगर हम आपस में एडिशन करते हैं, उन डिजिट्स का, उस नंबर में जो डिजिट्स है उनका आपस में एडिशन अगर 3 या 3 का मल्टीपल आता है तो उसका 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, देखिए 111 का अगर हम देखेंगे, ये है 1 + 1 + 1 होता है 3 के बराबर, तो 3 से जो है इसको डिवाइड हो जाएगा। 113 का है 3 + 1 + 1, तो 3 + 1 = 4 + 1 = 5, तो 5 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको 3 से नहीं होगा। फिर है 115, 5 + 1 + 1 = 7, 7 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको भी 3 से मल्टीपल नहीं होगा। उसके बाद है 117, 7 + 1 + 1 which is 9, 9 है 3 का मल्टीपल, इसलिए इस नंबर को जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 119 है 9 + 1 + 1 which is 11, 11 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम बोलते हैं कि 4 से चेक करेंगे, लेकिन 4 से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 खुद ही 2 का मल्टीपल है, इसलिए जिसको भी 4 से डिवाइड होता उसको ऑलरेडी 2 से हो गया होगा, तो 4 हम नहीं देखेंगे। इसके बाद हम 5 देखेंगे। 5 का क्या रूल है, जिसके वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा उसको डिवाइड हो जाएगा। 113 के पे ना 0 है ना 5 है, 115 के पे 5 है तो 115 को हो जाएगा, 119 के पे ना 0 है ना 5 है तो इसको नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आता 6, लेकिन 6 जो है 6 3 का मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब है अगर 6 में से इनमें से किसी को डिवाइड होना होता उसको ऑलरेडी 2 या 3 ने डिवाइड कर लिया होगा, 6 नहीं देखेंगे। तो इसके बाद आएगा 7, 7 ऊपर वाले इनमें से किसी का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 7 को जो है हमें अलग से देखना है। कैसे करेंगे, क्या 113 को 7 से डिवाइड होगा, 7 1 are 7, वहां 4 बचे और ये 3 आया, 7 6 are 42, रिमाइंडर 1 आया, तो 7 से 113 को डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास सिर्फ बचा है 119, 119 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 are 7, रिमाइंडर आया 4, 9 आएगा नीचे, 7 7 are 49, तो 119 भी गया। अब हमारे पास बचा 113। देखिए स्टूडेंट्स 7 से भी हमने कर लिया, अब हम 8 से ट्राई करते, लेकिन 8 2 का मल्टीपल है, इसलिए 8 से हमें ट्राई नहीं करना है, क्योंकि जिसको 8 से डिवाइड होता उसको 2 ने ऑलरेडी किया होगा। उसके बाद 9 से देखते, 9 3 का मल्टीपल है और 10 भी जो है 2 का मल्टीपल है, इसलिए इस सारे में अब हमारे पास सिर्फ
एक नंबर बचता है और वो है 113। 113 एक ही नंबर है 110 से 120 तक, जो कि इंटीजर है और प्राइम नंबर है। तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ एक नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, आप 2 मिनट पॉज कीजिए। आते हैं हम अपने क्वेश्चन के लिए। क्या पूछता है हमें क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। टू गेट इट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू बाय व्हाट परसेंट डू वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस, द न्यू प्राइस। इंपॉर्टेंट इसमें दो चीजें हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या है? रिड्यूस्ड बाय। पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। टू गेट इट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू बाय व्हाट परसेंट डू वी हैव टू इंक्रीज द न्यू प्राइस। पहली चीज इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ परसेंटेजेस वहां से दी गई है, कोई वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया है परसेंटेज के बगैर। तो हमने परसेंटेज चैप्टर में एक चीज सीखी थी कि जब सिर्फ परसेंटेजेस वहां से दी गई हो तो परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ये टोटल वैल्यू जो है इसको हम अज्यूम कर सकते हैं खुद ही एज 100। ठीक है, 1000 भी कर सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड होता है कि आप ये टोटल वैल्यू किसके बराबर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, दो टर्म्स आती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है रिड्यूस्ड बाय, एक होता है रिड्यूस्ड टू। ये दो अलग चीजें हैं। रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है कितने परसेंट से कम किया गया। ठीक है, अगर हम बोलते हैं हमने 100 को 20% से कम किया, मतलब हम 100 को माइनस करते हैं 20%। अगर हम कहते हैं रिड्यूस टू, इसका मतलब है हमने 100 को 20% में बदल दिया। 100 को जो है रिड्यूस कर दिया गया किसमें? 20% में। इसका मतलब हो गया 100 में से 80 माइनस किया, वहां 20 बचा। ठीक है, 100 को 20% बनाया गया, यहां पे 100 को 20% से कम किया गया। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन? एक आर्टिकल है जिसको रिड्यूस किया गया 20% से, तो हम क्या करेंगे? लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹100। क्योंकि हम तक है, हम क्या रखेंगे? क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 रखना इजी होगा हमेशा। अब क्या बोल रहा है? इस आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना कम किया गया? रिड्यूस्ड बाय 20%। तो 100 का 20% कितना होता है? 20% ऑफ 100 इज 20, क्योंकि ये 100 और 100 कटेगा, हाँ बचा 20। तो ₹20 से जो है 100 रुपीज को कम कर दिया गया। तो न्यू प्राइस इज इक्वल टू ₹100 माइनस ₹20 विच इज इक्वल टू ₹80। ये हम याद रखेंगे, ये है न्यू प्राइस। एक पार्ट हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया यहां तक। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है टू गेट इट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। अब इसको ओरिजिनल प्राइस में वापस लाना है हमें, वो क्या है? 100 रुपीज। बाई व्हाट परसेंट डू वी हैव टू इंक्रीज द न्यू प्राइस। तो इस प्राइस को 80 रुपीज को हम कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे ताकि हम इसको वापस ओरिजिनल प्राइस पे लाए? बहुत इजी है स्टूडेंट्स। न्यू प्राइस क्या है? ₹80। ओल्ड या ओरिजिनल प्राइस क्या है? ₹100। इनमें फर्क कितना है? ₹20 का। अब हमें देखने हैं ये 20 कितने परसेंट है 80 रुपीज का, क्योंकि वही हमें इंक्रीज करना है तो वही हमें परसेंटेज बताएगा। तो न्यू परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ वैल्यू क्या है? 20। टोटल वैल्यू क्या है? किस में से हमें देखना है कि हम किस में से इंक्रीज कर रहे हैं? 80 में से, ना कि 100 में से। इंटू 100। स्टूडेंट्स 0 और 0 कटेगा। 2 1 आर 2, 2 4 आर 4, 1 आर 4, 4
2 जार 8, इसमें से 2 यहाँ जाएगा, 4 5 जार 20, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 25%। तो स्टूडेंट्स हमको जो है 80 रुपीज़ को 25% से इंक्रीज करना है ताकि वो वापस ओरिजिनल प्राइस विच इज 100 रुपीज़ बने। तो इसका जवाब है सी। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे स्टूडेंट्स, आप पॉज करके काइंडली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वो आते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछता है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फैमिली है, इसमें एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर है 35 ईयर्स। ये है एवरेज एज। ठीक है, एवरेज एज है 35 ईयर्स किसकी? फादर एंड मदर की। तो ये कितने लोग हुए? 2 लोग। एवरेज, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन, हम पहले एक एवरेज की फॉर्मूला देखेंगे। एवरेज की फॉर्मूला होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज इसमें दी गई है, वो है 35 ईयर्स, और सम ऑफ वैल्यूज हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें दोनों के एज का सम नहीं पता है, हमें एवरेज पता है। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं? कितने लोगों की जो है जो एज कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 2 लोगों की। ठीक है, वो हो गया। चलो इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। विच इज सम ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईयर्स। ये 2 यहां जाएगा, तो कितना? अब जो सम ऑफ वैल्यूज, ये सम ऑफ वैल्यूज किन का सम है? फादर और मदर की एजेस का। तो हम लिखेंगे फादर की एज प्लस मदर की एज, इनका सम है 35 इंटू 2 होता है 70 ईयर्स। तो फादर और मदर जो है टोटल इन दोनों की एज मिला के 70 ईयर्स है। इसको हम 1 रखेंगे नाम। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? ये बोलता है द एवरेज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर्स। अब ये और एक एवरेज की बात कर रहा है जिसमें 3 लोग आ रहे हैं। कितनी है एवरेज? 27 ईयर्स। तो एवरेज इज इक्वल टू फिर से सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज कितनी दी है? 27। सम ऑफ वैल्यूज क्या है? फादर प्लस मदर प्लस सन डिवाइड बाय करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है? इस बार कितने लोगों की हम एज गिन रहे हैं? 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 7 3 जार 21, 3 2 जार 6 और 2 आए कैरी हो गए 81। इसको करके बताता हूँ मैं आपको। ये हो गया 3 7 जार 21, 1 2 कैरी आएगा, 3 2 जार 6 और 2 होते हैं 8। ठीक है, उसी से 81 आएगा। अब लेकिन स्टूडेंट्स हमें इधर पता है ना कि मदर और फादर का जो एज है, सम ऑफ एज है, वो कितना है? 70 ईयर्स। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं मदर और फादर के बदले 70 ईयर्स और इसको सन लिखेंगे? तो सन की एज है 81, ये 70 इधर से माइनस होगा, -70, तो सन की एज हुई 11 ईयर्स। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द एज ऑफ द सन? ठीक है, द एज ऑफ द सन इज 11 ईयर्स। ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पॉज करें और 2 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? अ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर 225 रुपीज। His overhead expenses are 15 rupees. He sells the radio for 300 rupees. The profit percentage
ऑफ द रिटेलर हमें ढूंढनी है। ढूंढना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज हमें ढूंढना है, कितने परसेंट इसको प्रॉफिट आया। प्रॉफिट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? मार्जिन के। मार्जिन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर इसका वैल्यू स्टूडेंट्स पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट आया बंदे को, और नेगेटिव आया तो लॉस हुआ है। ठीक है, अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? 300 रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या है? 225। नहीं, 225 और ये 15 रुपीज, क्योंकि इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस लगे। ओवरहेड क्या होता है? कुछ भी उससे एक्स्ट्रा। तो एक तो 2225 में इसने खरीदा ये, और ओवरहेड चार्जेस के 15 रुपए है, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो सकते हैं, इसको लेट से ठीक करने के, या कोई इक्विपमेंट, मतलब एनीथिंग, तो वो 15 रुपए इसको और लगे। तो 15 प्लस 15 इज 240। ये हमारा असली कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है हमारा 240, विच इज इक्वल टू 60 रुपीज। क्योंकि हमारा जवाब जो है वो पॉजिटिव में आया, तो इसको प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज? 60 रुपीज। यहां तक कॉस्ट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन था। इसके बाद ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये बोलता है द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर इज। परसेंटेज किसके बराबर होता है? परसेंटेज होता है बराबर वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। यहां पे वैल्यू क्या है? 60 रुपीज, क्योंकि यही तो अमाउंट है जो हमें फायदा मिला, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। ये फायदा किसके हिसाब से मिला? क्या ये 300 के हिसाब से मिला? नहीं, ये 240 के हिसाब से मिला। पूछो कैसे? अगर आप लेट से 1 लाख रुपए जाके इन्वेस्ट कर देते हो, लेट से आप उसको बैंक में रख देते हो, और आपको उस पर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। जब आपको लेट से किसी अमाउंट, किसी भी टाइम के बाद उसको आपको 1.5 लाख रुपए वापस मिला, तो आपका फायदा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू 1 लाख आया या विद रिस्पेक्ट टू 1.5 लाख आया? ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू 1 लाख आया। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको प्रॉफिट कितना है, आप बोलोगे मेरे को 50,000 का प्रॉफिट आया, विच इज 50% ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो टोटल वैल्यू इसमें क्या रहेगा? 240 इंटू 100। ये 0 और ये 0 कटेगा। 6 1 जार, 6 0 जार, 6 4 जार 24। ठीक है, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, which is equal to 5 into 5, which is 25. Profit percentage is 25%. तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। 2 मिनट पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए चले इसको सॉल्व करेंगे। ये बोलता है व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ 3 आवर्स एंड 1 डे। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 2 चीजें हैं। पहले जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है ना, उसमें इस चीज की ध्यान रखनी होती है कि ये क्वेश्चन ही है कि आप कितना सिंपल और इजी और बेसिक इस क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें कहीं पे, आपको देखना है जो सारे वैल्यूज है जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके जो मेजरिंग यूनिट्स है, ठीक है, क्या वो बराबर है कि नहीं। यहाँ पे हमें वहां से एक एंटिटी आवर्स में दी है, एक डे में दी है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको डे में चेंज करेंगे 3 आवर्स को, या तो डे को करेंगे, या तो 3 आवर्स को डे में चेंज करेंगे, या तो डे को आवर्स में चेंज करेंगे। अगर हम इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 24 आएगा, यहां से 3 आएगा। अब अगर हम 3 को ही डे में चेंज करेंगे, वो आंसर जो है स्टूडेंट्स आपको फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में फिर आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह में जो है या डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट इज बेटर
कि हम क्या करेंगे, हम आवर्स में ही चेंज करेंगे। 3 आवर्स इज टू, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, विच इज 3 डिवाइडेड बाई 24, 3 1 आर 3, 3 8 आर 24, तो कितना है ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या है ये, 1:8। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स मिलते हैं इसमें, आप ये सॉल्व करके दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो। आते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, अ मैन डिसाइड्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर्स in 84 minutes. He decided to cover 2/3 of the distance at 4 km per hour and the remaining at some different speed. Find the speed after the 2/3 of the distance has been covered. Students, पहली चीज, ये जो सारे इस चीज में, इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि पहले सारे यूनिट्स बराबर होने चाहिए। यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया गया है, डिस्टेंस भी किलोमीटर के हिसाब से दिया गया है, लेकिन ये जो टाइम है ये मिनट्स के हिसाब से दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस टाइम को डिवाइड जो है कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। 84 मिनट्स में कितने, जो पहले ही कितने आवर्स आएंगे, एक तो पहले 60 मिनट्स हम इसमें से कम करेंगे तो हो गया 1 आवर, तो ये बन गया 1 आवर 24 मिनट्स। ये 24 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम आवर्स में, किसी भी चीज को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा उसको डिवाइड बाई 60 करते हैं, क्योंकि डिवाइड बाई 60 मिनट्स करते हैं, विच इज 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 2 0 आर 6 2 आर 12, 6 5 आर, हो गया 2/5। इसको हम कर सकते हैं और पॉइंट्स में कन्वर्ट, 5 1 आर 5, 5 0 आर, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा तो ये 20 बनेगा, 5 4 आर 20, तो इट इज 1.4 आवर्स। अब हम पहली चीज क्या याद रखेंगे, ये 1.4 आवर्स है, जिसको हम 84 मिनट्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब भी किसी डिस्टेंस को जो है ना, आप देखेंगे इस डिस्टेंस को जो है इन्होंने कन्वर्ट किया है इन रेशियोज में, फॉर एग्जांपल 2/3, और यहाँ पे फिर लिखा है 2/3, तो इसमें क्या करेंगे हम सीधे ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट से ये 6 किलोमीटर्स है, थोड़ा इक्वल दूर दूर पे इस पे ये बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये मिटा देते हैं, 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, कि एक बंदे ने 1 आवर एंड 4 मिनट्स में ये 6 किलोमीटर्स कवर किए, उसको करने, he decided to cover 2/3 of the distance, पहले हम देखेंगे 2/3 of the distance, 2/3 of distance, ऑफ मैंने आपको पहले भी बोला है, ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, 2/3 ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर्स, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो हो गया 4 किलोमीटर्स। तो पहले इस बंदे ने क्या बोला, पहले 4 किलोमीटर जो है, फर्स्ट 4 किलोमीटर्स, he decided to cover 2/3 of the distance at 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ठीक है, एट्स एंड द रिमेनिंग एट सम डिफरेंट स्पीड, ठीक है। फाइंड द स्पीड आफ्टर द 2/3, आफ्टर द 2/3 कितना हुआ, ये वाला पार्ट, अगर 2/3 ये है, 2 में से 3 हिस्से ये वाला पार्ट है, तो फिर 2 में से ये 3 हिस्से है, तो फिर ये कितना बचा 1/3, क्योंकि 3 में से अब एक हिस्सा बच गया। फाइंड द स्पीड आफ्टर द 2/3 डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड, इस डिस्टेंस के बाद हमें देखना है अब इस डिस्टेंस में ये क्या स्पीड रखेगा। यहां पे हमें क्या दिया गया है, हमें बस डिस्टेंस पता है, वो है 2 किलोमीटर्स,
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड। अब जो है ये बोल रहा है फाइंड स्पीड, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम के। यहां हमारे पास डिस्टेंस है पर टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक आसानी है कि इसने कहा है ये टोटल 1.4 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इसलिए हम पहले देखेंगे ये 2/3 जो पार्ट है इसमें हमारे पास डिस्टेंस भी अवेलेबल है, स्पीड भी अवेलेबल है। हम देखेंगे इसको कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 4 किलोमीटर्स, स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें नहीं मालूम है, यही हमें ढूंढना है, यही ढूंढने हम निकले। तो टाइम जो है वो होगा बराबर 4 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। 2/3 वाली डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको टाइम लगा 1 आवर। टोटल कितना टाइम है हमारे पास जिसमें इसको ये कवर करनी, 1.4 आवर्स में। वहां फिर कितने जो है कितना टाइम बचा इसके पास, 1 आवर, 1.4 आवर में अगर 1 आवर काम करेंगे 0.4 आवर्स बचेगा। तो मतलब इसको टाइम लगा ये वाला डिस्टेंस कवर करने में 0.4 आवर्स। अब हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, हम स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड आफ्टर द 2/3 डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड। इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद ये वाला जो डिस्टेंस पार्ट है इसको कितना कवर करने में टाइम, स्पीड इसने रखी थी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमें वहीं से दी गई है 2 किलोमीटर्स, स्पीड हमें निकालनी है और टाइम है 0.4। इसको आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स 2s, स्पीड 0.4 को हम नहीं लिख सकते 4/10, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। कैसे लिखेंगे अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ये क्वेश्चन खत्म करके मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, वो एक अलग टॉपिक है पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है और इसकी रेलेवेंस क्या है। तो स्टूडेंट स्पीड होती है बराबर ये 2, ये 10 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4। स्पीड इज इक्वल टू 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 5 are। स्पीड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है 5 किलोमीटर पर आवर की, ऑप्शन ए, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो हमने यहाँ पे किया कि 0.4 को 4/10 में कन्वर्ट किया, ये कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 0.4, या अब हम दूसरा कोई लेंगे, लेट्स से 5.32। स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि ये जो डेसिमल है इसको हम शिफ्ट करें यहाँ पे, ताकि इस नंबर में से डेसिमल में कुछ ना आए, अगर हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत देगा कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 532 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप किसी भी डेसिमल वाली फिगर को डिवाइड करेंगे 100 से, इसमें कितने जीरो है, 2 जीरोज हैं, तो ये डेसिमल जो है 2 नंबर राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये जनरल रूल है, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर जो है लिखा है 0 पॉइंट और लेट से 532.5, अब हम क्या चाहते हैं, हम इस नंबर को जो है किसी भी तरीके से जो है लेट से लेफ्ट की तरफ जो है, अगर हमें इन डेसिमल्स को शिफ्ट करना है, हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं, जितने भी स्टेप्स हम इसको लेफ्ट ले जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है इसको 0.5325, हमने कितने पॉइंट जो है इसको डेसिमल को लेफ्ट लिया, 3, तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिख सकते हैं, इसमें 3 जीरो आएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली अगर वहीं से दिया गया है 532 डिवाइडेड बाय 100, अब अगर हमें इसको आसान बनाना है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये 2 जीरो बाहर नीचे से हटा सकते हैं, इसके बदले अब डेसिमल जो है इसके बदले भी लेफ्ट में आएगा,
ठीक है, तो ये हो गया 0 पॉइंट नहीं, दो ही डेसिमल हमने हटाए ना, 2 ही जीरोस हटाए, तो 2 ही स्टेप डेसिमल पीछे आएगा, ये आएगा बराबर 5.32 के। अगर आपको समझ नहीं आया, आप इसको रिवाइंड करके 2-3 बार देखिए, आई एम श्योर कि आपको जो है ये बात समझ आ जाएगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। आप जो है इसको 2 मिनट नहीं 1 मिनट में सॉल्व कीजिए। पॉज कीजिए आप। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अ फैक्ट्री मेक्स 3 कार्स एवरी 8 आवर्स। हर 8 घंटे में एक फैक्ट्री 3 गाड़ियां तैयार कर पा रही है। इफ दे रन फैक्ट्री ऑल डे एंड ऑल नाइट, विच इज, इसका इनका मतलब है 24 आवर्स, मंडे टू संडे, मतलब 7 डेज, 24 घंटे पूरे पूरे दिन और एक पूरे वीक, ठीक है। हाउ मेनी कार्स डज इट मेक इन होल वीक? बहुत ही आसान सवाल। 3 कार्स इन 8 आवर्स। 24 घंटे में कितने 8 आवर्स होते हैं, कितनी बार 8 आवर्स आते हैं? 24 डिवाइड बाई 8 विच इज 3, तो 3 बार। तो फिर 24 घंटे में ये कितनी गाड़ियां बना सकते हैं? अगर 8 घंटे में 3 बनेंगी, 16 घंटे में 6 बनेंगी और 24 घंटे में 9 बनेंगी, विच इज 3 इंटू 3। 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 8 जो है 24 घंटे में 3 बार आता है, तो गाड़ियां भी 3 कितनी बार बनेंगी? 3 बार, विच इज 9। सो 9 cars in 24 hours, which is 9 cars in 1 day. अब ये बोलता है 7 के 7 दिन प्रोडक्शन चल रही है, तो अगर एक दिन में 9 गाड़ियां बन रही है तो 7 दिन में कितनी बनेगी? 9 इंटू 7, 9 7 आर 63। ये हमारा आंसर है कि एक हफ्ते में जो है ये 63 गाड़ियां बनाएंगे, सी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट आप ले सकते हैं। पॉज कीजिए वीडियो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है, अगेन क्योंकि सिंप्लीफाई लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा, हमें उनको बेसिक, बहुत ही बेसिक तरीके में जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो इसमें क्या बोल रहा है ये, हमें बोल रहा है ये 4y मल्टीप्लाइड बाई 2y माइनस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 2 प्लस 20। इसमें जो अगर आप y का वैल्यू -1 यहीं से बोल रहा है, तो बोल रहा है इसको आप सिंप्लीफाई करो। ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इसमें -5 का जो आंसर डाल के इसका वैल्यू निकालिए एक सिंपल वैल्यू में, और उनमें से किन में से, इन ऑप्शंस में से। तो इसको करने की कोशिश करेंगे हम। 4 y में हम ऑप्शन जो है इसका ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई -1, 2 y है, तो फिर से मल्टीप्लाइड बाई -1, उसके बाद -6 -3 -1 -2 प्लस 20। ये मैंने कलर्ड इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आए कि हमने -1 कहाँ कहाँ पे इसमें पुट किया। इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू -1 इज -4, 2 इंटू -1 इज -2, -6 अपना ही आएगा, 3 -1 और -2 होता है -3 प्लस 20, -2 और -6 होता है -8, -3 अपनी जगह। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, क्योंकि यहाँ पे भी इसका माइनस है ना, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज +9, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 20, -4 इंटू -8 इज 32, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होगा, 8 4 जार 32 प्लस 9 प्लस 20। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 32 प्लस 20 प्लस 9,
9 and 2 is 11, 1 कैरी आएगा, 3 and 2 is 5 and 1 is 6, 61 हमारा आंसर आएगा। क्या ऑप्शंस में दिया गया है? यस, ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पे आ गया है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट में। शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके डिस्प्ले पे। यू हैव 60 सेकेंड्स टू डू इट। बहुत आसान है, पॉज कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ डायगोनल D1 मेजर्स 16 सेंटीमीटर्स। द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो ऑब्वियसली इसी के डायगोनल की बात हो रही है, इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ अनदर डायगोनल। इसके लिए हमें क्या चाहिए? जो मेंस्ट्रुएशन आपका चैप्टर है उसमें कुछ फॉर्मूलाज आपकी होंगी, जैसे स्फेयर है, सर्कल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम्स है, क्यूबॉइड, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट मेजर जो है फिगर्स है उनके आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। तो उसी में जो है हमें एरिया ऑफ रोम्बस की फार्मूला क्या आती है? हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पहले स्टूडेंट्स, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसके सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। मेजरमेंट में उसके सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं और उसके एटलीस्ट 2 साइड जो हैं वो पैरेलल होते हैं, विच इज एन रोम्बस। तो अब इसका एरिया किसके बराबर होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये डायगोनल होता है। इसे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक रोम्बस है जो कि हमें स्क्वायर जैसा इस वक्त लग रहा है। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं ये रोम्बस है, ये इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ये स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें हल्का सा जो है इस वाली साइड और इस वाली साइड में स्लांट है, इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। तो ये है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया गया है, एरिया रोम्बस का दिया गया है, आप जो है दूसरे डायगोनल का लेंथ बताइए। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ डायगोनल 1। डायगोनल 1 का हमें दिया गया है मेजरमेंट वहां से, इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 का जो है, लेट्स से हम ये कहते हैं डायगोनल 1 ये है और डायगोनल 2 ये है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 कितना है? 16 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको करते काम। 2 1 are 2, 2 8s are 16। डायगोनल 2 इज इक्वल टू इस 8, ये 8 यहाँ से मल्टीपल में है, ये इधर से डिवाइड में आएगा। 80 डिवाइडेड बाई 8, 8 1s are 8, 8 10s are 80। डायगोनल 2 का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे है। 1 मिनट 30 सेकेंड्स आपको सॉल्व करने के लिए है। पॉज कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं हम। ये एक क्वेश्चन है, इसमें डेसिमल वाली फिगर्स हमें दी गई हैं और हमें ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, दोनों तरफ से जो है आपके पास जो है कांस्टेंट 3 नंबर है और ए जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है कि हम इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखिए ये है 832.58। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को आप बहुत ही साफ साफ तरीके में लिखें और पॉइंट सही जगह पे लगाएं। और अगर इसको 85 की जगह 58 की जगह 85 हो गया या पॉइंट 2 के जगह 5 के बाद आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 242.31 इज इक्वल टू 779.84 माइनस ए। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
पहले इसको इस वाले पार्ट को जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट है, लेकिन देखिए इसमें ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक ये है कि आपने 832.58 लिखाना, अगला जो इसको माइनस करना है 242.31 है, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे 242.31। ये जो एक्सप्रेशन है ये वापस लिखना होता है ऐसे, लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना होता है 13.242, क्योंकि अगर ये नंबर 242 की जगह 42.31 होगा, कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो 42.31 लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करने में मुश्किल हो जाती है कि ये 8 के नीचे 1 है कि 5 के नीचे 1 है, पॉइंट इधर आएगा कि पॉइंट इधर आएगा। इसलिए क्या करना होता है, अगर हम लेट से 42.31 लिखेंगे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ, वो बनेगा 1342। अब कोई कंफ्यूजन 24, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 8 के नीचे ये आया, 5 के नीचे ये आया, डेसिमल अपनी जगह आया और ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए लिखते हैं 13.242। 8 में से 1 विच इज 7, 5 में से 3 2, 2 में से 2 इज 0, 3 में से 4 नहीं होगा, तो ये 8 से लेगा, 13 में से 4 वहाँ 9 बचेंगे, 7 में से 2 वहाँ 5 बचेंगे, तो ये बनेगा 590.27 इज इक्वल टू 779.84 माइनस ए। अगर इस माइनस ए को इस तरफ ले जाया जाए तो ये प्लस ए बनेगा, 590 माइनस 27 प्लस ए इज इक्वल टू 779.84। अब अगर इसको इस तरफ लिया जाए, ए इज इक्वल टू 779.84 माइनस 84 माइनस 590.27, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर, 779.84 माइनस 590.27, तो ये 4 है, 4 में से 7 नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 14 बनाते हैं, 14 में से 7 तो 7, यहाँ 7 ही बचा। अब 7 में से 2 कटेंगे तो 5, यहाँ पे 9 में से 0 तो 0, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए अभी हमने ये आधा ही सॉल्व किया ना, हम इसको इस लेवल पे भी जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी हमने 3 ही चीजें सॉल्व की ना, कौन कौन सा आंसर है जिसमें लास्ट में आता है 9.57, इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, तो डेफिनेटली हम बिना कुछ सोचे समझे ए को टिक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों ये सही है। देखिए 14 में से 7 अगर कटेंगे तो 7 है, और यहाँ 7 बचे थे, 7 में से 2 कटेंगे 5 है, 9 का अपनी जगह 9 आया, यहाँ पे 7 है, 7 में से 9 नहीं कटेंगे तो 17 बन जाएगा, 17 में से 9 कटेंगे तो 8 बनेगा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, 6 में से 5 कटेगा तो 1 बचेगा, तो आंसर आया ए इज इक्वल टू 189.57। तो क्या यही हमारा आंसर नहीं है 189.57? बट ये जो हमें और 30 सेकंड लगे ये बाकी और सॉल्व करने में, अगर जैसे यही 3, इन्हीं 3 से आपको पता लग जाता कि लास्ट के 3 डिजिट जो है इन सारे आंसर्स में अगर एक ही में ये 9.75 है तो वही हमारा आंसर है। इस चीज का आप कॉन्फिडेंस खुद पे रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यू हैव 2 मिनट्स, आप वीडियो पॉज कीजिए। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बैंक लोन दे रहा है, कितना, 55,000, शॉपकीपर को 5% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे, आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स टाइम। क्वेश्चन में ये आप जो है आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। तो एक तो हमें मिला कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगानी है, दूसरा हमें मिला टाइम, हमको 2 साल मिल गया, द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर, वापस जो है शॉपकीपर कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट अमाउंट को हम लिखेंगे अमाउंट पेएबल, जो शॉपकीपर को वापस देना है, इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर ईयर्स, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना, कितना पैसा लिया था इसने, 55,000
1000, 1 प्लस 5% है ना इंटरेस्ट रेट, डिवाइड बाय 100 रेज़्ड पावर टाइम कितना है 2। ये बनेगा 55,000 इंटू 1 प्लस 0.05। ये कैसे बनेगा वो मैंने आपको इसी सीरीज में कुछ क्वेश्चन पहले सिखा चुका हूँ। 55,000 इंटू 1.05 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1.05 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1.05 इंटू 1.05, 5 5 are 25, 2 5 5 are 25, 2 कैरी आएगा, यहाँ पे 0 है तो 2 वापस आएगा, 5 1 are 5, 0 0 0, 2 क्रॉस 0, सॉरी यहाँ पे 1 5 are 5, 1 बनेगा 5 2 0, एक कैरी आएगा 1 और इसके बाद आएगा 1 अपनी जगह। यहाँ पे 2 के बाद 0 डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 के बाद डेसिमल है, इसलिए यहाँ पे भी 4 के बाद डेसिमल आएगा। सो विच इज इक्वल टू 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1025। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक कैच आता है जो मैं आपको इस तरफ सिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा है 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1025। इसको हम अपने लिए आसान बनाने के लिए लिख सकते हैं 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। ये जो है 025 पॉइंट के बाद, लेकिन आप कभी ये गलती नहीं कर लेना कि किसी नंबर में ऐसे डेसिमल के लेफ्ट साइड में होगा 25 या कुछ, वो कैंसिल करेंगे। 20 डेसिमल के बाद जो ये 25 है ना, ये बहुत छोटा नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्किप करेंगे। हम 55,000 को सिर्फ मल्टीपल करेंगे 1.1 के साथ। लेकिन फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमने जिस चीज के साथ हम इस 55,000 को मल्टीप्लाई किया उसमें से हमने थोड़ा सा कम किया, इसका मतलब है जब हम ये मल्टीप्लिकेशन खत्म करेंगे वो जवाब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी कमी लाई। तो जो हमें जवाब आएगा और असली जवाब जो ऑप्शंस में होगा, असली जवाब हमारे जवाब से थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन उन सारे आंसर्स में जो ऑप्शंस आपके पास 4 अवेलेबल होंगी, आपको 2 चीजें देखनी है। एक जो नियरेस्ट होगा आपके आंसर के, एंड दूसरा क्या होगा, स्लाइटली बिगर देन आवर आंसर। ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है अपना, क्योंकि अगर आप इतने बड़े नंबर को मल्टीपल करेंगे ना, 1.1025 को 55,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इसको करने में 10 मिनट निकल जाएंगे। इसलिए इजी क्या है, हम 55,000 को 1.1 से ही मल्टीपल करेंगे। ये 0.0025 है, इसको हम खाएंगे। और उसमें क्या याद रखेंगे, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी कमी की थी, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा और जो ऑप्शंस होंगे, हमारे आंसर के जो नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट होगा ऑप्शंस में, प्लस हमारे आंसर से थोड़ा बड़ा होगा, वही हमारा ओरिजिनल आंसर होगा। अब अगर हम यहाँ पे बढ़ाते, ऐसी कोई सिचुएशन आती कि हमें 55,000 को 0.98 से मल्टीपल करना होता, तो हम सीधे बोलते कि हम इसको 0.98 से नहीं, राउंड ऑफ करके हम इसको 1 से मल्टीपल करेंगे। लेकिन जो फिर आंसर होता वो हमारे आंसर के नियरेस्ट होता, पर हमारे आंसर से थोड़ा छोटा होता, क्योंकि हमने मल्टीपल में अमाउंट बढ़ाया था। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 आएगा सीधे 55,000, फिर से आएगा सीधे 55,000, आएगा 0 0 0 5 5 and 5 is 10, 0 1 कैरी 6 और 1 के बाद डेसिमल आएगा, तो 60,500 हमारा आंसर आया। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या कहा था, हमको क्या करना है, हमको इस 60,500 जो हमें पेएबल अमाउंट आया, इसके नियरेस्ट देखना है, सॉरी 60,500 आया हमें, इसके नियरेस्ट हमें देखना है ऑप्शंस में से कौन होगा। देखिए 65,000 है और 62,000, इनमें से 62,000 नियरेस्ट है फिलहाल, तो ये नहीं है ऑप्शन हमारा।
60,337 ये स्लाइटली बड़ा है हमारे आंसर से, क्योंकि हमारा आंसर 60,500 है। ये हमारे आंसर से थोड़ा बड़ा है और 62,000 से क्लोज है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब ये दो है, 55,800 हमारे आंसर से छोटा है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, इसलिए 60,637 ये दोनों ऑप्शंस आता है। एक तो हमारे आंसर के क्लोजेस्ट है इन चारों ऑप्शंस में, और स्लाइटली बड़ा भी है, तो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, मैं रिकमेंड करूंगा ये क्वेश्चन जो है एक बार फिर से आप देखिए। अगर आपको समझ आ भी गया है, या तो आप एक बार ये जो है अभी फिर से वीडियो पॉज करके इसको पहले एक बार सॉल्व करें, मैंने आपको क्या समझाया, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ना, ये आपके बहुत आगे तक काम आएगा और आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी एग्जाम्स में बचाएगा। ठीक है, तो पॉज करके आप इसको एक बार ट्राई करिए, तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। एक क्वेश्चन हल्का सा ट्रिक क्वेश्चन है, और जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन क्यों इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें आपने ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो सारे वही होते हैं कि आप कॉस या टेन या साइन में आप वैल्यूज पुट करते हो एंगल्स के या साइड्स के, आपका सोल्यूशन आ जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, क्योंकि इसी के आसपास क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली यही है। तो आप पॉज कीजिए, आपके पास 1 मिनट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछता है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज की तरफ देख रहा हूं और उसकी मतलब एक पोल है और मैं उसके टॉप की तरफ देख रहा हूं, तो मेरी गर्दन का जमीन के साथ क्या एंगल बनेगा व्हाइल आई एम लुकिंग एट द टॉप ऑफ दैट पोल, होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक पेड़ है, लेट्स से दिस इज अ ट्री। ये बोल रहा है कि इसकी शैडो यहां तक पड़ रही है, ठीक है, यहां तक इस ट्री की पहली शैडो है, इतनी लंबी। उसके बाद क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग। ये जो लेंथ है किसकी? शैडो की, ये लेंथ है, ये डिक्रीज हो रही है। तो लेट्स से अगली जो लेंथ है वो यहां से होके यहां पे चली गई और जाते जाते अल्टीमेटली यहां पे चली गई। लेट्स से कि ये जो लेंथ है शैडो की, ये डिक्रीज होते होते यहां पहुंच गई ये लेंथ, ठीक है, इतनी ही बची ये लेंथ। अब इतनी ये कम हो गई, जो मैं ग्रीन में बना रहा हूं इतनी ये कम हुई, और जो मैं पिंक बना रहा हूं ये नई लेंथ है शैडो की। अब आप अगर यहां से देख रहे हैं, यही है एंगल ऑफ एलिवेशन जो मैंने आपको अभी समझाया था। ये पूछ रहा है ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम 1 नाम रखेंगे और इसको 2 नाम रखेंगे। ये बोल रहा है एंगल 1 का जो एलिवेशन है उसके साथ क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एंगल ऑफ एलिवेशन 2। क्या मतलब? एंगल ऑफ एलिवेशन 2 जो है ये 1 से बड़ा होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके कम होगा, या इनमें से कोई जवाब नहीं है। देखिए, अगर आप इसमें कॉमन सेंस भी लगाएंगे, अगर यहां से आप देख रहे हैं इसकी तरफ और अगर यहां से आप देख रहे हैं इसकी तरफ, आपको ज्यादा नजर ऊंची कहां पे करनी पड़ेगी? एलिवेशन नंबर 2 में, एंगल ऑफ एलिवेशन नंबर 2 में। तो हेंस जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपकी गर्दन का जो है जमीन से बनेगा, इस जमीन से आपकी गर्दन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ज्यादा किस में बनेगा? दूसरे वाले में। ज्यादा ऊपर आपको कहां देखना है? दूसरे वाले से। देखिए, अगर आप कहेंगे कि आप जो है अपने घर की छत की तरफ देख रहे हैं आपके गेट से, ठीक है, आप थोड़ा आगे चले गए, अब अपने गेट के अंदर चले गए, थोड़ा आगे चले गए, अब आपको गर्दन को और ऊंचा उठाना पड़ेगा ना आपके घर की छत को देखने के लिए। तो यही गर्दन का जो बढ़ाना है,
यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और ये शैडो क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो वैसे भी अगर आपको कभी आया, वहां से क्वेश्चन आया कि जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, अब क्या हो गया, अब शैडो छोटी हो गई, तो अगला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अगर लेट्स से ऑप्शंस में आपको दिया ना 15 डिग्री, 28 डिग्री, 32 डिग्री, नन ऑफ द अबव, आप आंख बंद करके 32 डिग्री को टिक मार सकते हैं, क्योंकि ये जो नीचे जो लेंथ जितनी कम कम हो जाएगी ना आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में, या ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट के बीच 2 के बीच में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बढ़ेगा, और जितनी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी उतना जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम होगा। तो अब क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सॉल्व हो गया बिना कुछ जो है कोई मैथमेटिकल, इसके ये क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, एक हिंट है, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़ के खुद की इसमें एक दो इक्वेशंस बनाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यू हैव 2 मिनट्स, पॉज द वीडियो। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 4 टेबल्स। शुरुआत से सॉल्व करते हैं। चेयर्स को हम C लिखेंगे और टेबल्स को T लिखेंगे। 10 चेयर्स का जो प्राइस है वो है बराबर 4 टेबल्स के। इक्वेशन नंबर 1, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4000। 15 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स इज इक्वल टू ₹4000 हो गई। इक्वेशन नंबर 2, द प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज, हमारे पास ये और ये दिया हुआ है, ये हमें ढूंढना है। कितना आसान है, इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके। क्योंकि इक्वेशन 1 छोटी है इसलिए हम पहले इक्वेशन 1 में से या तो C का वैल्यू निकालेंगे या T का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, 10C इज इक्वल टू 4T, तो C को हम लिख सकते हैं 4/10T। ठीक है, इसको नाम रखेंगे हम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को अब हम इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई C है ना, 15C, तो हम वहां ये वाला C यूज करेंगे। इसका क्या वैल्यू निकला हमें, 4/10T प्लस 2T इज इक्वल टू 4000। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो ये बनेगा, और भी सॉल्व हो जाएगा ये, 2 1 are 2, 2 2s are 4, 3 into 2 is 6T plus 2T is equal to 4000, 8T is equal to 4000, T is equal to 4000 divided by 8, 8 1s are 8, 8 5s are 40, 8 0s are 0s are, तो T टेबल, एक टेबल का प्राइस कितना है, 500 रुपए। ठीक है, अब हम यहां पे इसको पुट कर सकते हैं। अगर एक टेबल का प्राइस 500 रुपए है, मतलब T इज इक्वल टू 500, तो 10C प्लस 4T, 10C इज इक्वल टू 4 इंटू 500, 10C इज इक्वल टू 5 4 जार 20 एंड 2 0, 5 4 जार 20 और ये 2 0, और C इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 10। चेयर का जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज है। तो अब सवाल क्या हमें पूछता है, 12C प्लस 3T किसके बराबर है। 12C प्लस 3T इज इक्वल टू, लेट्स से x। C का क्या वैल्यू है, 200, 12 इंटू 200 प्लस 3, T का क्या वैल्यू है, 500 इज इक्वल टू x। तो
200 इंटू 12 करेंगे, 2 0 आर 0, 2 0 आर 0, 2 4 2 2 आर 4 और 1 0 आर 0, 1 0 आर 0, 0 4 2, ये बनेगा 2400 प्लस 3 0 आर 0, यहाँ इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, 3 0 आर 0, 3 0 आर 0, 3 5 आर 15 इज इक्वल टू x 2400 प्लस 1500 0 0 9 3 x इज इक्वल टू 3900। यही हमें ढूंढना था ना, हमें इस इक्वेशन का ये x यहाँ पे जो है ये ढूंढना था। 3900 हमें जवाब आया, ऑप्शंस में 3900 कहीं अवेलेबल है? यस, आंसर नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, आपके पास 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स है इसको सॉल्व करने के लिए, आप वीडियो पॉज कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हल्का सा ये जो है सेशन आपके लिए रोलर कोस्टर जैसा रहा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नए पैटर्न पे है और मोर और लेस बहुत सारे पैटर्न्स के मिक्सचर भी कुछ क्वेश्चंस है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, एक ही पैटर्न के नहीं आएंगे। तो ये हम आपको एग्जैक्टली जो है इस वक्त क्वेश्चन पेपर के लिए ही रेडी कर रहे हैं। तो क्या करना है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। कहाँ है क्वेश्चन मार्क? ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? 1 9 25 49, ये क्वेश्चन मार्क 121। स्टूडेंट्स दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहले मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन है कि ये जो नंबर सीरीज है इसको एक पैटर्न में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। देयर इज अ रीजन 1 के बाद हमने 9 क्यों लिखा, देयर इज अ रीजन 9 के बाद 25 क्यों लिखा, देयर इज अ रीजन, फिर 49 क्यों आया और उसके बाद क्या आएगा वो हमें देखना है। और फिर देखना है अगर हमने यहाँ पे कोई जवाब लिखा क्या वही पैटर्न ये 121 तक भी फॉलो करता है कि नहीं करता है, और ये जो पैटर्न है यही हमें ढूंढना है। ये पैटर्न स्टूडेंट्स हमेशा 2 से 4 तरीकों में ही छुपा हुआ होता है। या तो इन दो के एडिशन की जो डिफरेंस होगी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इन दो की एडिशन है, मतलब इन दोनों 1 को हमने ऐड किया 2 और वो बना लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 9, और 9 को 4 किया ऐड वो बना 25, 25 को 6 किया ऐड वो बना 49 फॉर एग्जाम्पल। तो क्या है, हर इसमें 2 का ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यही पैटर्न बनेगा। तो फिर अगले में 8 ऐड करना है ऐसे। या तो मल्टीप्लाई हो सकता है कि हमने 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बना, 9 को के बाद फिर से 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 25 बना। वैसे ही या तो डिवाइड हो सकता है, तो इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं पे आपको जो है यहाँ पे आप सॉल्व कर पाते। तो हम देखेंगे, पहले हम हमेशा ट्राई करना चाहिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं है कुछ। स्टूडेंट्स इन दो में कितना फर्क है? 9 माइनस 1 इज 8, या 1 को हम क्या प्लस करेंगे वो 9 बनेगा 8, 9 को क्या प्लस करेंगे हम कि वो 25 बनेगा, 25 माइनस 9 है ना, वो बनेगा 16। तो 9 को हमने 16 ऐड किया, 25 को क्या ऐड करेंगे कि वो 49 बने, वो हमें कैसे पता लगेगा? 49 माइनस 25, 9 में से 5 कटेंगे 4 आएगा और 24। अब हमें ऐसे ही देखना है। क्या स्टूडेंट्स अभी तक आपको कोई पैटर्न समझ आया? 8 पहला है, 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 8 इज 24। ये कैसे समझ आएगा? अब अगर हम इनको आपस में माइनस करेंगे, या 8 को क्या हम ऐड करें ताकि वो 16 बने 8, 16 को क्या ऐड करेंगे ताकि वो 24 बने 8। तो इन सब में आपस में कितने कितने की डिफरेंस है? 8 की डिफरेंस। तो इसके बाद भी हम क्या करेंगे, हम 24 को क्या ऐड करेंगे? 8, 24 को हम ऐड करेंगे 8, सॉरी हाँ 24 को हम ऐड करेंगे 8, वो बनता है 32। तो अब हमें 49 को क्या ऐड करना है? 32।
49 को ऐड करेंगे 32, वो बनेगा 9 and 11, ये बनेगा 4 and 3 7 and 1 8। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क की जगह हम ट्राई करेंगे क्या 81 आ सकता है। वो कैसे आएगा, वो कैसे हमें पता लगेगा। 32 प्लस 8 इज प्लस 8 कितना होता है 40। तो 81 को अगर हम 40 ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 81 को अगर हम 40 ऐड करेंगे वो कितना होता है 1 8 and 4 is 12, तो आया ना 121। तो क्या है इसमें पैटर्न स्टूडेंट्स, पैटर्न ये है कि हर नंबर को जो नंबर ऐड किया गया वो हर जगह 8 8 से बढ़ रहा है। इसको 8 ऐड करेंगे 16 बनेगा, वो हमें 9 को ऐड करना है। 16 को 8 ऐड करेंगे वो हमें 25 को ऐड करना है। 24 को फिर और 8 ऐड करेंगे वो बनेगा 32, हमें 49 को ऐड करना है, हमारा आंसर आएगा। और एक तरीका है इसमें, ये हो गया एडिशन, हल्का सा लंबा बट इजी, एक शॉर्टकट। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सारे नंबर जो है किसी नंबर के स्क्वायर हैं? अगर आपने एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स याद किए होंगे तो ये सारे जो है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के स्क्वायर, 1 के बाद 2 आता है, 2 ऑड नहीं है वो इवन है, फिर 3 आता है, 4 इवन है, फिर 5 आता है, 6 इवन है, फिर 7 आता है, 8 आता है वो इवन है, फिर 9 आएगा, 9 9 आर 81, 10 आता है वो इवन है, 11 आएगा, 11 11 आर 121। तो यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर, फिर आएगा 11 का स्क्वायर। तो हमारा अब आंसर क्या है 81, ऑप्शन डी। ये दो तरीके थे इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है आपके डिस्प्ले पे है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम आपको 2 मिनट देते हैं, आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना होता है, अगेन हमें जो है ये मिसिंग जो बीच में एक वर्ड आएगा ये हमें ढूंढना है। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर आप इसमें कंपैरिजन करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसको करने का आसान तरीका है, आप ऐसे लिखिए SCD, फिर उसके नीचे TEF, फिर उसके नीचे UGH, फिर उसके नीचे वाले हमें ढूंढने हैं और उसके नीचे आता है WKL। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कंपेयर करना, क्योंकि हमें कंपेयर क्या करना है, हमें कंपेयर इस लाइन को आपस में करना है ना। पहले वर्ड के पहले अल्फाबेट को दूसरे वर्ड के दूसरे, वही पैटर्न होता है ना। तो ऐसे करेंगे हम। एस को, एस के बाद क्या आता है टी, टी के बाद क्या आता है यू, यू के बाद क्या आता है वी, वी के बाद आता है डब्ल्यू। हमारा पैटर्न सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको और एक शॉर्टकट बताता हूं। पहला हमें अल्फाबेट मिल गया वी, इस इन चारों ऑप्शंस में पहला अल्फाबेट कितनी बार वी है, एक ही बार है। तो हम श्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूं कि क्योंकि इस चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन में पहली ऑप्शन वी है, तो हम जो है ऑप्शन सी को टिक दे सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व सारा करेंगे। उसके बाद जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन सी के बाद आता है डी, मगर यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे ई है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन्होंने जो है दो मतलब एक छोड़ के एक को लिया है। तो सी के बाद डी, डी के बाद ई मतलब +2, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी +2, जी के बाद एच, एच के बाद आई +2, आई के बाद जे, जे के बाद के +2। हो रहा है ना ये पैटर्न भी फिट। तो वी आई, उसके बाद ये वाला, इसमें हम ट्राई करेंगे कलर कोई और यूज करने की ताकि आपको समझ आए। डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, इसमें भी +2 आया, एफ ई एफ जी एच सेम +2, ये तो इजी हो गया। और एच आई और जे +2, जे के और एल +2, हो गया ना सॉल्व।
क्या है आपका जवाब? VIJ। मैंने कहा था VIJ ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन भी सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स। ये और ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आपके पास 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए। पॉज कीजिए वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है द लेटर्स GBOQX स्टैंड्स फॉर दिस, फॉर द लेटर, फॉर विच वर्ड द लेटर दिस शुड स्टैंड फॉर। ये स्टैंड करता है इसके लिए, ये लेटर किसके लिए स्टैंड करेगा? मतलब ये 1 है, ये 2 है, हमें वहां से 2 दिया है, हमें 1 ढूंढना है। दिस स्टैंड्स GBOQX स्टैंड्स फॉर हैप्पी, फॉर व्हाट वर्ड द लेटर्स दिस विल स्टैंड फॉर। ठीक है, तो हमें इसमें 2 नहीं, हमें 1 ढूंढना है। ये वहां से जो है वर्ड 1 दिया है, ये वर्ड 2 दिया है, तो हमें अगले में वर्ड 2 वहीं से दिया, हमें वर्ड 1 ढूंढना है। ये भी कैसे करेंगे? इससे पहले क्वेश्चन की तरह, GBOQX HAPPY। इसको स्टूडेंट्स ऐसे ही हर बार आपको साफ साफ लिखना है। GH तो +1 हुआ है, BA ए के बाद भी आता है ना, तो इधर वापस इसने एक स्टेप लिया है, तो -1 आएगा। He has taken a step back। OP, O के बाद P आता है एक ही, तो +1। P के बाद Q आता है, ठीक है, तो यहाँ पे Q के बाद इसने एक वापस स्टेप लिया है, और XY तो +1 लिया है इसने। ठीक है, तो ये हमें स्कीम फॉलो करनी है। क्या? +1 -1 +1 -1 +1। अब ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब हमने इसने हमें वहीं से लाइन 2 दी है। क्या दिया है? CROSS। हमें लाइन 1 ढूंढनी है, लेकिन वो कैसे ढूंढेंगे? +1, जैसे हम सेम यहाँ पे इसके ऊपर लिखेंगे, -1 +1, लेकिन सेम सीक्वेंस में भी। ठीक है, +1। किस चीज को +1 करेंगे ताकि वो C बने? किसके बाद C आएगा? B। किसके R जो है, R किससे पहले आता है? इसका मतलब है R के बाद क्या आएगा? R किससे पहले आता है? S। किसको एक ऐड करके O आएगा? ABCDEFGHIJKLMNO। ठीक है, तो N को +1 करेंगे वो O बनेगा, S को -1 करेंगे वो R बनेगा, B को +1 करेंगे वो C बनेगा। अब बताइए S को क्या -1 अगर करेंगे, S से वापस अगर हम सॉरी, किसको -1 करेंगे वो S बचेगा, मतलब S के बाद क्या आता है उसी को तो -1 करेंगे वो S आएगा ना, RST, तो T आएगा यहाँ पे। T को -1 करेंगे वो S बनेगा, और किसको +1 करेंगे वो S बनेगा? R को +1 करेंगे क्योंकि R के बाद S आता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ऑप्शन है BSNTR। BSP आया नहीं, BSNTR आया, ये हमारा जवाब है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको? नहीं आया समझ? ये थोड़ा कभी ऐसे ना, मतलब दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आई रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार जो है फिर से देखिए, और जिस स्टूडेंट को ये सॉल्व जिससे नहीं हुआ था, अब ये वीडियो देखने के बाद अभी वीडियो पॉज करके इसको देखिए, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आइए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस पे। तो आपके पास 60 सेकेंड्स है इसको सॉल्व करने के लिए। पॉज कीजिए वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। डायरेक्शन सेंस में आपको ना अपने पेज के बिल्कुल बीचों बीच पहले एक डॉट डालना चाहिए, और इसको हम हमेशा नाम रखेंगे ए। ये पॉइंट ए जो है यहां से शुरू करता है हमेशा। ठीक है, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए क्या करना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आपके लिए हमेशा
इससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हमेशा है, हर पेपर में है। तो पहले क्या करता है, ये जाता है 1 किलोमीटर ईस्ट में, यहां पहुंच गया, इसका हम यहाँ पे अब आपको किलोमीटर पता ही है, मैं बस 1 लिखूंगा इधर, 1 किलोमीटर। उसके बाद क्या होता है, देन ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, यहां से ये आता है 5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स आप ना, जैसे अगर वहां से 1 किलोमीटर दिया है और फिर 5 किलोमीटर दिया है, तो मैंने इनमें डिफरेंस रखी ना, तो आप भी थोड़ा प्रोपोर्शन वाइज ना ऐसे डिफरेंस रखा करो, ताकि शेप भी आपको बताए कि अल्टीमेटली ये कहां पहुंचा। उसके बाद क्या आता है, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, ये फिर से ईस्ट की तरफ मुड़ा, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, अब ये 2 किलोमीटर चला। आफ्टर विच ही टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, ये अगर 5 है तो ऑलमोस्ट इसका डबल ये चलेगा ना, तो ये है सारा 9 किलोमीटर्स। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें देखना है इस पॉइंट से ये कितना दूर है। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा था, आपको फिगर से भी फिर पता चल जाता है कि आप कैसे ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे आप, देखिए पहले ही इसमें ऐसे एक ट्रायंगल बनता है, तो क्या ट्रायंगल में हमारे पास ऐसे कोई जो है फॉर्मूला है जिससे हम इस साइड को मतलब हाइपोटेन्यूज को निकाल पाते हैं, है ना? क्या है वो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही है ना? ये तो सबको ही पता है, सेकंड थर्ड क्लास में पता लग जाती है। अब ये 90 डिग्री एंगल है, हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज ये है, ये हमें निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है, ये जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है, एक तो ये सारा जो है ये सारा 9 किलोमीटर्स है, ये 9 किलोमीटर्स है, और इसको हमें माइनस करना है ये 5 किलोमीटर्स। तो 9 को अगर हम ये 5 किलोमीटर माइनस करेंगे, वहां कितना बचेगा, तो ये बचा 4 किलोमीटर। यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक 5 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक भी 5 किलोमीटर होगा। टोटल ये 9 किलोमीटर है यहां से यहां तक। तो 9 में से जब ये 5 कट गए तो वहां कितने बचेंगे, 4 किलोमीटर। उसके बाद ये लाइन कितनी है, तो स्टूडेंट्स ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली लाइन है, एक तो ये 2 किलोमीटर जो है, इसको हम सीधे इधर लाएंगे, एक तो ये 2 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, तो ये आया 3 किलोमीटर टोटल। तो ये बेस है, बेस आई 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आया 4 का स्क्वायर, 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, 9 plus 16 is 25, hypotenuse square is 25, hypotenuse is under root of 25, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, इसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ, 20 तक के स्क्वायर आपको जरूरी पढ़ने पड़ेंगे। तो हाइपोटेन्यूज जो है 5 किलोमीटर, विच इज, अब जो पॉइंट ए से पॉइंट जेड जहां ये फाइनली पहुंचा, इसकी जो डिस्टेंस है, जो इसने फाइनली डिस्टेंस कवर की, वो है डिस्टेंस इसने जो कवर की वो अलग है। क्वेश्चन पूछता है हाउ फार, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर्स है। हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में आपको 60 सेकेंड्स लगने चाहिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सारे हैं, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है ना ये चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत सारे ने हो सकता है नहीं पढ़ा हो। इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये टॉपिक ही समझा दूंगा पहले ही, सॉल्व करने से पहले ही। अगर हम फर्ज करते हैं ए कोई बंदा है और उसका बेटा बी है, हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, बी अगर बेटा है ऊपर प्लस लिखेंगे, और ए की अगर बेटी है सी
हमको कैसे पता लगेगा बाद में ये बेटी है, हम इसको माइनस रखेंगे, तो प्लस साइन होता है बेटा, माइनस साइन होता है बेटी। ए की अगर वाइफ है डी, हम इसको ऐसे एरो 2 बनाएंगे। अब अगर वाइफ है डी तो ये हमें पता लगनी चाहिए, डी के ऊपर माइनस आए क्योंकि फीमेल है, ए के ऊपर प्लस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर ए का बाई है ई, तो हमें अभी तक पता है ए का बाई है ई, तो ई जो है प्लस आएगा ऊपर, और इनको हम ऐसे इस लाइन से डिनोट करेंगे। ऊपर से नीचे जब करेंगे तो बेटा या बेटी, साइड को करेंगे और एरो 2 बनाएंगे तो वाइफ और हस्बैंड, और साइड को जो है हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे बनाएंगे और बिना एरोज के तो मतलब भाई या बहन। इसी से आपका सारा क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के सॉल्व होते जाएंगे। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो दोनों ये ब्रदर्स हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स, इसको प्लस इसको प्लस। सी एंड डी आर सिस्टर्स, हम इस साइड में फिलहाल लिखेंगे, सी और डी आर सिस्टर्स, दोनों का माइनस आएगा ऊपर। ए's son is D's brother, ए's son जो भी है ये हम x रखेंगे, ये क्या है, ये D का भाई है ना। मैंने क्या बोला था आपको, अगर ये दो बहनें हैं तो इनको ऊपर माइनस आएगा। D का जो अब भाई है जिसको हमने x लिखा, इधर प्लस रखेंगे। अब अगर x हमने यहां रखा तो x क्या है, D का भाई है, डी लड़की है, और इनकी बहन कौन है, सी, तो मतलब x की बहन है सी भी, x की बहन है डी भी। अब कहता है ये, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। देखिए हमें b देखना है कैसे रिलेटेड है c को। c जो है x का क्या लगती है, बहन, और x के फादर कौन है, a, तो c के भी फादर हुए a, और a के ब्रदर हैं b, तो आप अपने फादर के ब्रदर को क्या बुलाएंगे, अंकल, तो सी जो है अपने फादर के ब्रदर को क्या बुलाएंगे, अंकल। सॉल्व क्वेश्चन। कितना इजी था ये, है ना। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप कैसे डिनोट करेंगे, उस डिनोट करने से फिर इनको कनेक्ट करना है। जैसे हमने इधर एक्स रखा बाई, इधर इसमें भी एक्स आ गया बाई, और इसको जो है फिर इसको पूरा उठा के इसमें डाल दिया, सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, तो आपके पास 30 सेकंड है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अ रेंटल एग्रीमेंट स्पेसिफाइज दैट, रेंटल एग्रीमेंट क्या होता है, जब आप कहीं पे रेंट पे रहते हैं, आप एग्रीमेंट बनाते हैं ओनर और टेनेंट के बीच में। टेनेंट क्या होता है, जो रहता है वहां पे, जो रेंट पे लेता है। तो अ रेंटल एग्रीमेंट स्पेसिफाइज क्या होता है, बताता है। अ रेंटल एग्रीमेंट स्पेसिफाइज दैट टेनेंट्स मस्ट ऑब्टेन परमिशन, मस्ट मतलब जरूरी। जब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो ना, इसमें इन चीजों के जो है मतलब हमें ध्यान रखनी चाहिए और इनको कंसिडर करना चाहिए सीरियस, क्योंकि अगर इस मस्ट की जगह मे बी आता और मे आता, मतलब ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। मस्ट का मतलब जरूरी लेना है, मस्ट ऑब्टेन परमिशन। तो और रेंटल एग्रीमेंट स्पेसिफाइज दैट टेनेंट को जो है, टेनेंट मस्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम, किससे, लैंडलॉर्ड से, मतलब जिसकी वो बिल्डिंग है जहां पे वो रेंट पे रह रहा है। बिफोर मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो स्ट्रक्चर है जो उसने रेंट पे लिया है उसमें अगर कोई चेंजेस करनी है उससे पहले परमिशन लेनी है लैंडलॉर्ड से। स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द अपार्टमेंट which situation below represents the violation। अब हमें बताना है कि अगर एक एग्रीमेंट हुआ एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कि स्ट्रक्चरल चेंज जो है उस फ्लैट में नहीं होनी चाहिए जो उसने रेंट पे लिया है विदाउट परमिशन। तो इन 3 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन या कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये एग्रीमेंट वायलेट हुआ, मतलब जिसमें इसके अगेंस्ट जो है, इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट इस टेनेंट ने किया। क्या क्या ऑप्शंस है। अ टेनेंट बाइज यूटेंसिल्स फॉर हिम व्हाइल लिविंग इन द अपार्टमेंट,
इस टेनेंट ने अपने लिए यूटेंसिल्स लाए, ये कल को यूटेंसिल्स वापस भी उठाएगा और इससे जो है इसके दरवाजों दीवारों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या ये वायलेशन हुआ? क्या इसको परमिशन लेनी चाहिए थी ये चीजें खरीदने से पहले लैंडलॉर्ड से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वायलेशन है इन स्ट्रक्चरल चीजों की। इसने जो अपार्टमेंट या फ्लैट के स्ट्रक्चर के साथ कुछ कोई छेड़खानी की नहीं। इसने अपने लिए यूटेंसिल्स लाए, ये कल को खाना ला सकता है अपने लिए, कल को अपने लिए कपड़े ला सकता है जो इस फ्लैट में रखेगा, लेकिन उसमें स्ट्रक्चरल चेंज उसकी वजह से नहीं आएगी। दूसरा, द टेनेंट इंस्टॉल्स टीवी इन द अपार्टमेंट विदाउट परमिशन। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसने परमिशन नहीं ली, विदाउट परमिशन। पर किया क्या इसने? द टेनेंट इंस्टॉल्स टीवी इन द अपार्टमेंट। टीवी से कोई स्ट्रक्चरल चेंज आई, ये कल को टीवी उठाएगा, जो जैसी दीवार थी वो वैसी रह जाएगी और ये ले जाएगा। या क्या पता इसने दीवार में भी लगाई कि नहीं, हो सकता है इसने टेबल पे रख दिया टीवी और ये कल को उठाएगा और टीवी वापस ले जाएगा। क्या इससे स्ट्रक्चरल चेंज आई? नहीं आई। तो क्या हुआ? इसने परमिशन ली थी। हमें क्वेश्चन में दिया गया है जब स्ट्रक्चरल चेंज हो तब परमिशन लेनी है, तो स्ट्रक्चरल चेंज आई नहीं, तो इसको परमिशन की भी जरूरत नहीं थी। तीसरे में, द टेनेंट इंस्टॉल्स अ विंडो विदाउट अ परमिशन। एक, परमिशन नहीं ली इसने, दूसरा विंडो इंस्टॉल की। तो विंडो अगर इंस्टॉल की इसका मतलब है इसने कहीं पे दीवार वगैरह में छेद किया होगा। तो इसमें इसने दोनों चीजें वायलेट की, एक तो स्ट्रक्चरल चेंज लाई, फिर इसने परमिशन भी नहीं ली। अब दो चीजें थी, या तो इसको स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लानी थी, अब अगर लाई थी फिर इसको परमिशन भी लेनी थी। दोनों चीजें इसको सेटिस्फाई करनी थी। इस सिचुएशन में ऑप्शन 3 में इसने एक चीज जो है वो वायलेट कर दी, वो ये है कि इसने परमिशन नहीं ली। तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ इस वजह से, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है जिसमें जो है जिसकी वजह से इसने जो है अपना अग्रीमेंट वायलेट किया कि इसने स्ट्रक्चरल चेंज लाई और उसके साथ में परमिशन नहीं ली। तो ये है आपका ऑप्शन विच इज ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये रहा। इसमें आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, तो इसमें आप पॉज भी नहीं कीजिए, मैं आपको ऐसे 10 सेकंड दे देता हूँ। जल्दी से अपना जो है आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स करते हैं, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट में हम क्या काम करेंगे, हमें देखना है कि अगर 4 ऑप्शंस है ना, डेफिनेटली इन 4 ऑप्शंस में जो है 3 कोई एक पैटर्न बनाएंगे जो सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर पैटर्न बनेगा किसी भी 3 ऑप्शंस का और एक उस पैटर्न में सेट नहीं होता। इसमें क्या कैसे होगा, देखिए अगर ये खाने की चीज है तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेगा। जैसे फ्रूट्स में कोई करता है फॉल, कोई वेजिटेबल्स में करता है, कोई सीरियल्स में करता है, कोई पल्सेस में करता है। तो इसमें क्या होता है, मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड है ऑयल सीड। पैडी क्या है? ये है सीरियल। ज्वार भी सीरियल है और व्हीट भी सीरियल है, तो ऑड वन कौन सा हुआ? ऑयल सीड। सॉल्व। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता, इसमें हमें सिंपल याद रखना, जिसमें ऑड वन आउट लेना होगा या एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो है कभी हमें आएगा 5 ऑप्शंस है, इसमें बताइए कौन से 2 सूटेबल नहीं है। उसमें क्या होगा, उसमें सिंपल चीज़ होगी कि एक चीज़ को जो है या वो 2 चीज़ें जो हमें निकालनी होगी वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं आती होंगी जिसमें बाकी क्वेश्चंस आते होंगे। सिमिलरली हमने इस क्वेश्चन में किया कि 4 जो ऑप्शंस है इसमें से हमने देखा कि 3 में से क्या सिमिलर पैटर्न है जो कि इस एक में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स ये है आपका अगला क्वेश्चन। आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें आपको 2 मिनट दे देते हैं आपको, तो पॉज करिए क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए एंड कम बैक। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। क्या पूछता है? अ क्लास हैज 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस एज दैट ऑफ बॉयज। तो इसका क्या मतलब है, हर 2 गर्ल्स पे एक लड़का है। ठीक है, हर 2 गर्ल्स में अगर हर 2 गर्ल्स के अगेंस्ट एक लड़का है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, गर्ल्स इज टू बॉयज।
अगर गर्ल्स 2 है तो लड़का 1 है। ठीक है, तो क्या बोलता है आगे, लक्ष्मी इज रैंक्ड एट 27th फ्रॉम द टॉप, इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ लक्ष्मी, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आफ्टर द रैंक। तो हमें क्या करना है, पहले हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने। तो स्टूडेंट्स, अगर 2 बॉयज के अगेंस्ट एक 2 गर्ल्स के अगेंस्ट एक बॉय है, इसका मतलब है हर 3 में से 2 आउट ऑफ 3 आर गर्ल्स एंड 1 आउट ऑफ 3 आर बॉयज। फिर से बताता हूं कैसे, हर 2 गर्ल्स के अगेंस्ट एक बॉय है, तो ये टोटल कितने हुए, 3। तो टोटल 2 आउट ऑफ 3 जो है वो लड़कियां हैं और 1 आउट ऑफ 3 जो है वो बॉयज हैं। ठीक है, इसका मतलब है 2 आउट ऑफ 3 ऑफ 60, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 60 में से, एंड 1 आउट ऑफ 3 ऑफ 60 होंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज 60 में से। ये हो गया 3 1 आर 3, 3 20s आर, विच इज 40 गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हुए 40 एंड 3 1 आर 3 20s आर, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हुए 20। अगर टोटल स्टूडेंट 60 है, 40 गर्ल्स है और 20 बॉयज है। हमारा पहला स्टेप इधर सॉल्व होता है। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप पे। ये सब हमने ये एस्टैब्लिश करने के लिए किया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20 एंड गर्ल्स इज 40। लेट्स मूव अहेड। अब क्या कहता है, लक्ष्मी इज रैंक 27th फ्रॉम द टॉप। मतलब अब अगर हम जो है इनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 60 तक इनको कर दिया गया, बीच में एक पोजीशन आती है 27th पोजीशन। इस 27th पोजीशन पे लक्ष्मी खड़ी है, तो ये भी गर्ल है। ये क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी रैंक 27th फ्रॉम द टॉप इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी से पहले 9 बॉयज हैं, एंड देन हाउ मेनी इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ लक्ष्मी, हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर रैंक। इसके बाद हमें देखने हैं कितनी लड़कियां हैं। वो कैसे हमें पता लगेगा, पहले हम देखेंगे लक्ष्मी तक कितनी लड़कियां आती है। स्टूडेंट्स, 27th रैंक है लक्ष्मी की, ये भी लड़की है, तो 27 तक पहले 9 बॉयज आते हैं। तो हमें अगर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने होंगे, वो कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 9, वो हो गया 17 में से 9 आएगा तो 18, तो 18। लक्ष्मी तक, अप टू लक्ष्मी देर आर 18 गर्ल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यहां से लक्ष्मी तक बराबर 18 गर्ल्स है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 40। तो लक्ष्मी के बाद 60 तक फिर कितनी होंगी, 40 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 22। 22 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन रहा, बेटर इज एक बार फिर से वीडियो देखिए फास्ट फॉरवर्ड पे और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहां पे आप अटकेंगे उसके लिए आप फिर से इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे रहा। आपके पास 1 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। पॉज कीजिए अपना वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक। तो ये एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक एजर्शन दिया गया होता है और एक रीजन दिया गया होगा उस चीज का, और हमें बोलना है ये जो एजर्शन है क्या ये सही है, और इस एजर्शन का जो रीजन दिया गया है क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। इन इंडिया पीपल हैव द लिबर्टी टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, COUNTRY। स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप इसको लिटरल सेंस में 2 मिनट साइड में रखिए। आप हम सोचते ही नहीं हम इंडिया में रहते हैं, या लेट्स से हम कोई और जो है इसमें
कंट्री कोई और चूज करते हैं, लेट्स से युगांडा, यहां पे भी हम इसको युगांडा लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ताकि आप जो है कोई प्रिजम्पशन दिमाग में लेके ना चले। इन युगांडा पीपल हैव द लिबर्टी टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, ये हमें वहां से दिया गया है। और उसका जो है रीजन दिया है कि युगांडा जो है इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, डेमोक्रेसी अगर कहीं पे सेटअप है उसका मतलब है वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज कर पाते हैं। और एजर्शन में वहीं से दिया गया है कि लोगों को जो है आजादी है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने को। उसका रीजन क्या है कि जो है युगांडा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका क्या मतलब है, ए एंड आर, अब ऑप्शन है ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. युगांडा एक डेमोक्रेटिक ये है और युगांडा इज अ डेमोक्रेसी, और वहां पे जो है लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करने की फ्रीडम है, लिबर्टी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आएगा, क्योंकि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की, ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आप बोलेंगे हमको क्या मालूम है युगांडा में डेमोक्रेसी है कि नहीं। आपकी जो है आपका क्वेश्चन सही है, तो फिर उस हिसाब से फॉर एग्जांपल डी आना चाहिए था, बट आपको मालूम नहीं है कि है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें वहीं से दिया गया है कि इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये जो है हमारे एजर्शन एंड रीजनिंग में बैठता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही हमको, अगर आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि नहीं है, तो पहले ही तो फॉल्स हुआ नहीं, तो आप एक डेफिनेट स्टेटमेंट क्रिएट कर ही नहीं सकते कि फॉल्स है। और दूसरा, अगर किसी कंट्री में जो है लिबर्टी है चूज करने को रिप्रेजेंटेटिव्स, उसी को जो डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ए फॉल्स है तो बी जो आर है वो ट्रू हो ही नहीं सकता है। तो इन तीनों सिचुएशंस में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में तो हम कंफर्म थे कि ये नहीं आएगा आंसर। ऑप्शन डी कोई बोल सकता है कि क्यों नहीं आएगा, तो बस मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें जो आंसर है वो ए आएगा कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। यही हमारा एक्चुअली मेन मकसद होता है कि ए जो है, ए मोस्टली ट्रू ही होता है, जो वहां से एजर्शन जो मिलता है वो हमेशा सही ही हो, क्योंकि एजर्शन का मतलब ही होता है स्टेटमेंट दैट हैज टू बी ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए हमेशा ट्रू होता है। अब हमें देखना होता है आर जो है इसकी जो रीजनिंग है वो सही है कि नहीं है। तो स्टेटमेंट में क्या बोलता है, युगांडा में जो है वहां लिबर्टी है लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए, और उसका रीजन ये है कि वहां पे डेमोक्रेसी है। तो ए जो है एजर्शन का जो रीजन आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे रहा, आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट है। तो स्टूडेंट्स लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्या पूछता है क्वेश्चन, टोटल एजेस ऑफ अमर, अरसलान एंड अरिजीत जो है टोटल 81 ईयर्स है, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स एगो। देखिए, अमर है प्लस अरसलान है प्लस अरिजीत है, इनकी जो टोटल एज है, इनकी एजेस का एडिशन 81 ईयर्स है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में एवरेज का भी एक जो है ये ले आएंगे। हम बोलेंगे तीनों की एवरेज का जो एजेस का जो एवरेज है वो कितना है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होता है बराबर एवरेज के। तो सम ऑफ वैल्यूज कितना है 81, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है 3, वो किसके बराबर आएगा 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 2 इधर आएगा 7। तो एवरेज है इन तीनों के एज की तो 27 ईयर्स। तो इसका मतलब है तीनों की एज अगर हम एवरेज के हिसाब से ले, अमर की एज 27 है, अरसलान की एज 27 है और अरिजीत की भी एज 27 है।
तभी तो अगर इन तीनों का ऐड करेंगे, आज इनकी एज है टुडे, आज इनकी एज है 81 ईयर्स, एक साथ ऐड करके तीनों की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 साल पहले इनकी एज क्या होती, व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 years ago। मतलब हम इसमें भी 20, इसमें 3 years काम करेंगे, हो गए 24, जो है अमर के भी में भी 3 साल काम करेंगे, अरसलान के में भी 3 साल काम करेंगे, और अरिजीत के में भी 3 साल करेंगे। तो तीनों की एज जो है 3 साल, तीनों की एज की एवरेज 3 साल पहले क्या होती, 24, 24 और 24, तीनों 24, 24, 24 का ऐड करेंगे, 4, 4, 4 is 12, 2, 1 कैरी आएगा, 2 and 2 is 4 and 2 is 6, 7। तो वो आया बराबर 72 के। तो 3 years ago the total age of Arslan, Arijit and अमर इसके बराबर था 24 प्लस 24 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 72। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है 72? यस, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो है इसमें क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो लोग थोड़ा गलत अप्रोच लेते हैं। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा इनके जो है आज क्यूमुलेटिव एज इनकी 81 ईयर्स है, तो 3 साल पहले ऑब्वियसली हम 81 का माइनस जो है 3 करेंगे, वो उनका 3 साल पहले एज होती। पर नहीं, इस क्वेश्चन में तीनों की एज ऐड की हुई है पहले, तो तीनों के एज में से 3, 3 और 3 कम करना है। अब आप बोलोगे तीनों की एज में से 3, 3 और 3 कैसे कम करेंगे, उसमें मैंने आपको बोला उसमें क्या करना है, हमें बोलना है हम एवरेज निकालेंगे तीनों की। हमें कोई नुकसान है, हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अमर, अरसलान और अरिजीत की टोटल एज 81 ईयर्स है। मैं कह रहा हूं आप एवरेज निकालो। हम जो है एवरेज की वजह से हमें तीनों के जो एवरेज एज पता लगी 27, 27 एंड 27। अब उनका एडिशन होता है 81, इसका मतलब है हम ठीक है, तीनों की एज अगर 27 थी तो आज उनकी जो एज है वो 81 ईयर्स है, उनका एडिशन। तो 3 साल पहले तीनों की एज कितनी होती, और अमर की 24 होती, अरिजीत की 24 होती है और अरसलान की 24 होती। तो इन तीनों एजेस का ऐड करेंगे, वही उनकी एज थी 3 साल पहले। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट लगना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, जिन दिनों मैं बैंक के एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, जो कि थैंकफुली मैंने बाद में क्वालिफाई कर लिया था, तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता था क्योंकि इसको करने में मुझे बहुत मजा आता था। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चंस का वेट कर रहा होता था। आपके पास 1 मिनट है, आप वीडियो पॉज कीजिए। तो कम स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व इट। क्या बोल रहा है ये? हाँ, इस क्वेश्चन में आपको अगेन लिटरल सेंस पे नहीं जाना होता कि सिटीज कैसे। इफ द स्टेटमेंट इज ऑल सिटीज आर टाउन्स, ऑल टाउन्स आर विलेजेस, सम कंट्रीज आर विलेज। आप बोलोगे यार कंट्री कैसे विलेज हो सकती है, तो आपको उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। जो क्वेश्चन ने वहां से किया है, जो एजर्शन दिया है, जो इसने वहां से स्टेटमेंट दिया है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि यही ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल सिटीज आर टाउन्स, सारे शहर जो है वो टाउन्स है। इसका मतलब है अगर ये सिटीज हैं, ये सारी सिटीज टाउन्स में आते हैं। ठीक है, ऑल टाउन्स आर विलेजेस, जितने भी टाउन्स है ये सारे टाउन्स विलेजेस में हैं। ठीक है, सम कंट्रीज आर विलेजेस, मतलब कुछ ये हमारी कंट्रीज हैं, ये विलेजेस भी हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? सम विलेजेस आर सिटीज, सम विलेजेस आर सिटीज। देखिए, अगर सिटीज टाउन्स का पार्ट है और टाउन्स विलेजेस का पार्ट है, इसका मतलब है सिटीज भी विलेजेस का पार्ट है। डायग्राम भी आपको बोल रही है, अगर सिटीज जो है, अगर सिटीज जो है ये टाउन्स में है, ठीक है, तो सारे टाउन्स मगर किस में आते हैं? विलेजेस में आते हैं। तो इसका मतलब है सिटीज भी टाउन विलेजेस में आएंगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला कंक्लूजन सही है। सम कंट्रीज आर सिटीज, सम कंट्रीज आर सिटीज। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंट्रीज की डायग्राम हम यहां पे बनाते तो हो सकता है ये आते, पर
जब आर लिखा, अगर मे बी यहां पे लिखा होता ना, आर की जगह मे बी लिखा, सम कंट्रीज मे बी सिटीज, हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि ये अगर यही डायग्राम हम यहां पे बनाएंगे तो ये सिटीज में भी आएगा, ये कंट्रीज, क्योंकि सम कंट्रीज आर विलेजेस, तो उसमें सिटीज भी आ सकते हैं, मगर इसने लिखा है डेफिनेटली आर, तो ये जरूरी नहीं है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, लेट्स से ए बी सी डी, ठीक है, ये विलेजेस हैं, इन विलेजेस में से ए में आते हैं सिटीज, और डी में जो विलेजेस हैं इनमें से कुछ विलेजेस है जो कंट्रीज भी हैं। तो क्या हम बोलेंगे कि सिटीज जो है, जो ए में आती है, वो जरूरी कंट्रीज के साथ भी मिलती है? नहीं, मर में भी हमें पता नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है। तो जब वहां से ऐसा डेफिनेट होगा ना कि आर, लेकिन यहाँ पे ये इसके साथ जो है कोइंसाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि आर नहीं है, सम कंट्रीज आर नॉट सिटीज, तो हम जो है ये वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। अगर मे बी होता तो इसको टिक आता, ठीक है। तो फिर से मैं समझाता हूं आपको, ये सारा जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक ये डायग्राम बनाने में है। देखिए, ऑल सिटीज आर टाउन्स, लेट्स से ये डब्बा जो है ये सिटीज है, ये बोलता है ऑल सिटीज आर टाउन्स, सारी सिटीज टाउन में आती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, ऑल टाउन्स आर विलेजेस, ये जो सारे टाउन्स है ये विलेजेस का पार्ट है, एंड सम कंट्रीज आर विलेजेस। अगर सम कंट्रीज आर विलेजेस लिखा है ना, तो फिर आप ऐसे लिखोगे कंट्रीज को, आप यहां पे नहीं लिखोगे, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन में गलत मार्क कर दोगे अपना आंसर, तो आपको ये इस तरफ लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब क्या बोलता है ये, सम विलेजेस आर सिटीज, कुछ विलेजेस सिटीज हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि विलेजेस में ही सिटीज आते हैं, तो कुछ विलेजेस तो सिटीज हैं ही, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सम कंट्रीज आर सिटीज, सम कंट्रीज आर सिटीज है लिखा है, तो इसका मतलब है कुछ कंट्रीज नेसेसरली सिटीज होंगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको डायग्राम भी बता रही, तो ये वाला रॉन्ग है। तो क्या आंसर आएगा इसको, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा एमसीक्यू सेशन। थोड़ा सा सेशन जो है ये लंबा चला, बट इस सेशन में आपको एक दो फायदे होंगे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और आप जो है, अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो आप जो है इसको अगली बार 2x पे भी देख सकते हैं, और ये क्वेश्चंस को जो है इनके सिर्फ क्वेश्चंस नोट डाउन करके जो है आप बार बार इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज आपने जो है ये एमसीक्यू सेशन एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें सीखी होगी। मेरा नाम सालिक है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, सी यू।